नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और टोटल हेल्थ में हम बात करते हैं आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की और आपको तमाम रोगों, उनके उपचार, चिकित्सा से जुड़ी हुई तमाम पद्धतियों की जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। तो ये बिल्कुल सच है कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सकारात्मकता, आपकी संघर्ष क्षमता, आपकी दृढ़ता, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। और हम अक्सर अपने शरीर से जुड़ी हुई व्याधियों और शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा तो करते हैं, लेकिन दरअसल ये आपका मन और मस्तिष्क ही है जो आपके शरीर पर भी नियंत्रण रखता है। और ऐसे में सकारात्मकता, उत्साह और मानसिक दृढ़ता का जीवन में विशेष महत्व होता है। तो टोटल हेल्थ में आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की, कैसे तन के साथ साथ मन को भी दुरुस्त रखा जा सके, कैसे चिंता और अवसाद जैसे तमाम समस्याओं से दूर रहा जा सके। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवाशीष चौधरी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और डॉक्टर राजेश सागर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेश सागर, आपसे जानना चाहें अगर कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसको सभी को क्यों समझना इसके विषय में जरूरी है, और अगर जो मानसिक विकारों की बात करें तो कितना, जिसको कहते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है, कितनी गंभीर समस्या है। देखिए, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य से पहले स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। देखिए, उसमें फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग ये कहा जाता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग के बारे में है। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः जो है 4 चीज़ें जो है WHO की परिभाषा में है। पहले कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचाने, नो योर ओन पोटेंशियल। दूसरा, जो अपने डे टू डे स्ट्रेस से लड़ सके, उसे कोप कर सके। और तीसरी जो बात है, जो सही रूप से काम कर सके, वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, और जो बच्चों के लिए एकेडमिक्स में सही रहे। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। ये परिभाषा WHO की है। और मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा, इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, इट इज बेसिकली ऑफ दीज 4 कॉम्पोनेंट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कैसे खुश है, कैसे अपने जीवन की चॉइसेस बना रहा है, कैसे उसके रिलेशनशिप हैं, और तो ये सारी चीजें आप देखें, इतनी ब्रॉड परिभाषा है और उसमें ये सब आता है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। दूसरा, आपने बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, क्या होता है कि हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ पे रहता है और हम उसी के बारे में सोचते हैं। बट मानसिक स्वास्थ्य कई कारणों की वजह से, जिसकी वजह से चर्चा कर सकते हैं, स्टिग्मा और बहुत सारी चीज़ें, हम उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं करते। लेकिन ये माना गया है कि जब हम स्वास्थ्य को समझते हैं पूरी तरह से, तो मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका अभिन्न अंग है। और ये देखा गया है, जो आंकड़े, जैसे हमारे देश के भी आंकड़े जो हैं, ये 13% लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं। और जो बर्डन ऑफ डिजीज का कहा जाए, क्योंकि जो ग्लोबल ऑफ बर्डन डिजीज हम समझते हैं, जो अलग अलग बीमारियों के संबंधित जिसमें कितना बर्डन होता है, तो वो भी हम देखें कि उसमें मानसिक बीमारियों का नंबर बहुत ज़्यादा है। जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये समझ लीजिए कि टॉप 10 कंडीशंस में आता है। और आने वाले वक्त में तो ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज तो ये कहता है कि डिप्रेशन विल बी नंबर 1 डिसेबलिंग कंडीशन। तो आप इस वक्त जो है नंबर 2 है वर्ल्ड ओवर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड है, कितना ज्यादा उसका प्रभाव है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मानसिक बीमारी की वजह से जो एक इकोनॉमिक का लॉस होता है, और एक कई लोगों ने जो उसका आंकड़े दिए हैं, जैसे $1 ट्रिलियन लॉस इन 1 ईयर। सो आप कहेंगे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मानसिक बीमारी की वजह से इंसान जो है काम करना पसंद नहीं करता, काम पे नहीं जाना चाहता, काम पे अगर गया भी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई। तो ये सब चीजों से आप देखिए कि देश को भी, समाज को भी नुकसान हो रहा है। तो
और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मानसिक बीमारियां ऐसी बीमारियां जिसका ट्रीटमेंट गैप जो बहुत ज्यादा है 80 to 90%। उसका मतलब ये हुआ कि 10 से 20% ही लोग अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मानसिक बीमारियों का संबंध जो है शारीरिक बीमारी के साथ भी है, तो आप समझ सकते हैं किसी लिए जो है इतना इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करना, जो कि हम चर्चा नहीं करते हैं और हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जो इसका स्टिग्मा है पहले से कम हो रहा है, मगर अभी भी बहुत है, लोग चर्चा नहीं करना चाहते, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है इस तरह के डिस्कशन हम सबको करनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर आपने एक बड़ा विषय जो उठाया है कि केवल 10 से 20% लोग ही अपना इलाज कराते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है और किस तरह से लोगों को खुलकर आना चाहिए सामने। ये एक बड़ी बात है, यानी कि जागरूकता की भी बहुत ज़रूरत है इस पूरे विषय पर। डॉक्टर देवाशीष, ये हमने देखा कि जो ये पिछला 2 वर्ष हमने बिताया, जो कोविड काल, ये अपने आप में जो पूरी स्वास्थ्य की सेवाएं रहीं या जो ओवरऑल जो हेल्थ का जो सिस्टम रहा, उसको पूरा बड़ा उसमें आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया। और जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उस पर भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। कितना असर पड़ा है, एक तो ये बताइए, और जो लॉन्ग कोविड जैसी जो समस्याएं थी जिसमें ब्रेन फॉगिंग की बात होती थी, इन सब का क्या असर देखने को मिला है, किस तरह से इस विषय को समझना चाहिए? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछा आपने। देखिए, ऐसा है कि कोविड हमारे जीवन को पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, समाज को प्रभावित किया, देश को प्रभावित किया, इकोनॉमी को प्रभावित किया। तो कोविड से काफ़ी खतरे पैदा हुए, काफ़ी एक्यूट इलनेस पैदा हुए जिसको हम टैकल कर पाए, उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए। एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये हुआ कि कोविड खत्म हो जाने के बाद भी जी लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण ऐसे होने लगे जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते रहे। कोविड तो ठीक हो गया लेकिन उसका असर रह गया, और उसमें एक जो लॉन्ग कोविड सिम्टम है वो है ब्रेन फॉगिंग, यानी कि मस्तिष्क का पूरी तरह से काम ना करना। यानी कि लोग बाग जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, अच्छी तरह सोच नहीं पाते हैं, अच्छी तरह अपने काम में मनोनिवेश नहीं कर पाते हैं, और उनको एक हर समय फैटीग जैसा फीलिंग होता है, एक थकावट होती है जी। अब जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाते हैं, काफी समय त्रस्त रहते हैं। तो ये सब कुछ उनके दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ रहा है, और देखा गया है कि मानसिक बीमारियां भी जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे डॉक्टर सागर ने बताया, ये सब की संख्या भी कोविड होने के बाद काफी बढ़ गई है। कुछ तो सामयिक था, कुछ क्षणों के लिए था, जैसे कुछ महीने, 1 साल, लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत लंबा चल रहा है। तो हम आजकल देखते हैं कि इसका असर पूरी जीवन शैली में पड़ रहा है लोगों का। जैसे स्कूल में बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आई है, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके वर्किंग में प्रभावित हुआ है, और इसी तरह मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में हमें जानकारी अभी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, ब्रेन के कौन सा हिस्से में खराबी आ रही है, ये सब के विषय में जानकारी बहुत धीरे धीरे आ रही है। ये जो ब्रेन फॉगिंग की बात जिसे करते हैं, उसका क्या मेंटल इलनेस से कोई सीधा तारुफ है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मेंटल इलनेस इज अ ब्रेन डिराइव्ड थिंग। ब्रेन अपना हिसाब से जो संतुलन, मानसिक संतुलन बनाए रखता है, इंसान को अपने पारिपार्श्विक चीजों से जूझने की जो क्षमता देता है, उसमें जब खराबी आती है तो इंसान के दिमाग में तनाव पैदा होता है। तो कोविड इटसेल्फ वाज अ बिग डिस्ट्रेस। वो बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, लोगों के पर्सनल लॉसेस हो गए, उसके लिए डिप्रेशन हुआ। तो ये सारा चीज जो है ये एक इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि कोविड खत्म हो जाने के बाद भी, बीमारी से मुक्त होने के बाद भी लोगों को ये लक्षण चलते रहे, और ये डेफिनेटली ब्रेन का किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हुआ है। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी अभी थोड़े रिसर्च के द्वारा प्राप्त हो रही है। अभी भी हम अज्ञात है कि किस कारण से, किस मैकेनिज्म से ये सारी बीमारियां हो रही हैं। जी डॉक्टर सागर, जब लक्षणों की बात अगर करें तो इसको कैसे समझना चाहिए? अलग अलग उम्र में, यानी बच्चों में, एडोलसेंट में, ओल्ड एज में अलग अलग की तरह के इसको प्रेजेंट करती हैं इस तरह की बीमारियां? देखिए, बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हम इसको 3 भाग में डिवाइड करें
कि बच्चों में किस तरह की समस्याएं हैं, अडल्ट्स में कैसी हैं और ओल्ड एज में कैसी हैं। मानसिक बीमारियों की बात करें तो देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम लर्निंग रिलेटेड हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चों में डिप्रेशन भी हो सकता है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर और इस तरह की प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो और ख़ासकर ये देखा गया, और जो एडोलेसेंट फेज़ है जो है, उसमें एक प्रकार से ड्रग्स लेना और वो सब भी शुरुआत हो जाता है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, गुस्सा और ये सब, और आजकल देखा गया है कि एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ और वो सब भी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये एक प्रकार की समस्याएं जो होती है जो बच्चों में या एडोलेसेंट में। जहाँ तक अडल्ट की बात है, क्योंकि वो काम करता है या एक शादीशुदा होता है, एक रिलेशनशिप में होता है, तो हो सकता है उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम कॉमन हो या एंजाइटी हो वो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, CMD। तो ये समस्याएं हो सकती हैं। और डिप्रेशन को समझना बहुत आसान है। 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को उदासी है या उसको थकावट जैसा महसूस हो रहा है या किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो ये 3 कोर सिम्टम है। उसके अलावा जैसे कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, नींद में प्रॉब्लम है, या अपने आप को हानि पहुंचाने के ख्याल आते हैं, तो डिप्रेशन को बड़े आसानी से इसका डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि युवाओं में जो है आजकल ये देखने में आ रहा है कि युवाओं में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, जो तनाव है, वो बहुत ज्यादा एक उसका प्रचलन जिसको कह सकते हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह से लोगों को ये समझना चाहिए कि ये स्थिति जो है ये अब नॉर्मल जो एक स्ट्रेस का लेवल होता है, कई बार थकान हो जाती है, फिर आप दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, लेकिन कब ये समझना चाहिए डॉक्टर सागर कि ये स्थिति विस्फोटक है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बहुत सही कहा। देखिए निखिल जी, क्या है कि तनाव जो जीवन का हिस्सा है, हम उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। और तनाव की परिभाषा ये है कि जब आपकी डिमांड्स ज़्यादा हैं आपके रिसोर्सेज से, तो तनाव की स्थिति होती है, और उसका प्रभाव जो है शारीरिक है, मानसिक है, इमोशनल है, ये सब उसके प्रभाव होते हैं तनाव के। लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि हमेशा हम तनाव को एक नेगेटिव रूप में देखते हैं। कुछ हद तक स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कोई भी कार्य को करने के लिए, आप स्ट्रेस बेटर परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सही कहा कि कब हम समझें कि ये हमें प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहा है। देखिए, कोई भी तनाव, कोई भी समस्या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगती है, या आपको तनाव से, आपको मान लीजिए उसके जो लक्षण, उससे आपको नींद आना कम हो गया है या बंद हो गया है, आपको एक घबराहट लग रही है, बेचैनी लग रही है। घबराहट भी एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप घबराहट की वजह से लोगों से मिलने आपने बंद कर दिया, या ऑफिस जाना आपने बंद कर दिया, या काम में बहुत सारी कमियां हो रही हैं, या आपके जो सीनियर्स हैं आपको बोल रहे हैं आप इतना ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तब कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम की बात है। या आपको लगता है शरीर में दर्द हो रहा है, आपको थकावट महसूस हो रही है, या उदासी के लक्षण आपको आ रहे हैं स्ट्रेस से, तब आप, और उसकी वजह से सिम्टम भी हैं, बट उसकी वजह से आपका डिसफंक्शन भी हो गया। डिसफंक्शन मतलब काम में लोगों से मिलना, या ऑफिस जाना, या आपको बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे नींद कम हो जाना, अगर ये सब सिम्टम्स या भूख कम हो जाना, तब हम कह सकते हैं कि आपको एक सलाह की जरूरत है, एक डिस्कशन की, एक वार्तालाप की जरूरत है। तो ये क्योंकि ये मानकर चलिए कि तनाव जीवन का हिस्सा है। अगर ये ज्यादा है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हम जो कहते हैं वो सेल्फ हेल्प, अपने आप को समझिए आप। सबसे, अगर आपको लगता है कि मैं इस स्थिति में हूं, जैसे मैंने लक्षण बताए, तो आप जरूर उसकी हेल्प लीजिए। और देखिए, हेल्प का मतलब सीधा ये नहीं है कि आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है, एक साइकियाट्रिस्ट से ही मिलना है। आप परिवार में डिस्कस कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, ऑफिस में है आप उनसे डिस्कस कीजिए, फिर वो आपको हेल्प बताए। इवन फैमिली डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। कहीं पर आपको साइकियाट्रिस्ट नहीं है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो आप डिस्कस कीजिए, तो आपको जरूर इसका समाधान, और इस पे चर्चा कर सकते हैं कैसे इसमें अपने आप को हेल्प लेनी है। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमको कॉल कर रहे हैं, कोमल सिंह जी। कोमल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, हमारी मैसेज है मंजू, तो उनके सर में 15 दिन के बाद जरूर दर्द होने लगता है, और 24 घंटे रहता है। जब तक वो दवाई कोई नहीं खाए तब तक दर्द रहता है, और बच्चों पे ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है इनका। बच्चों को मारना, डांटना, पढ़ाई न करने पर पल पल पे डांटना। तो इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे सर। जी डॉक्टर सागर।
जैसे बताया कि सर में दर्द है और चिड़चिड़ापन के बारे में चर्चा की। देखिए हो सकता है जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं कोई स्ट्रेस से गुजर रही हो आपकी वाइफ मंजू जी, और क्या बात है उनसे डिस्कस करके ही पता लगेगा, और अगर बाकी लक्षण है यानी नींद वगैरह कैसी है, मन कैसा रहता है। और ये बड़ा स्वाभाविक होता है जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है या तनाव में होता है या उसको एंजाइटी, तो उसका जो अफेक्ट उनके परिवार पे, बच्चों पे भी आता है, उन पे चिड़चिड़ापन तो हो सकता है। और इमोशनल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो इरिटेबिलिटी है, एंगर है और चिड़चिड़ापन है, इवन कई बार फिजिकली उनको मारते भी हैं। तो ये सब जो है अगर ये अभी रिसेंटली हो रहा है तो हो सकता है कोई तनाव या डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। अगर ये सीवियर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तनाव दूर करने के कुछ तरीके बताए जा सकते हैं, जैसे योगा है वो किया जा सकता है, और लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उनसे डिस्कस किया जाए, बातचीत की जाए कि क्या वजह है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जो है उनकी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और ये भी बताना जरूरी है कि तनाव से, स्ट्रेस से इस तरह के दर्द के सिम्टम भी होते हैं, चाहे वो शरीर में है, चाहे सर में है या थकावट है, ये सब उससे रिलेटेड हो सकते हैं। और लेकिन इसको अगर बातचीत के जरिए या प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए ही सब चीजें पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इनको बिल्कुल कि ये जो हेडेक है ना, ये हेडेक अक्सर माइग्रेन हेडेक होता है, और माइग्रेन हेडेक में काफी तनाव रहता है। ये नोन कंडीशन है कि बार बार अगर सरदर्द हो रहा है और जो लंबे अरसे तक रह रहा है, उसमें लाइट से दिक्कत हो रही है, आवाज से दिक्कत हो रही है, मरीज काम नहीं कर पा रहा है, उल्टियां की महसूस हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, और उसके साथ साथ इनको काफी एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए और देखिए कि उनको माइग्रेन की शिकायत है या नहीं है, और हो सकता है उसके साथ ये जुड़ा हुआ हो। जी, निश्चित तौर पर। तो हम चर्चा जिस तरह से कर रहे थे एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, डॉक्टर देबाशीष, तो क्या ये ऐसा भी समझा जा सकता है, क्या ऐसी कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन या एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है? और एक बात और भी कि ये कैसे समझें, कैसे पहचानें कि ये जो कंडीशन है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये जो मानसिक रोग है और न्यूरोलॉजिकल रोग है, इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है, इन दोनों में जो विभेद है, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये दोनों ही ब्रेन से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। ब्रेन में अगर हमें कोई ऐसा ठोस सबूत मिल जाता है, या तो हम एक्सरे करते हैं या सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं, या पानी निकालते हैं, उसमें हमें कुछ निकलता है कि हाँ ब्रेन में ये बीमारी आ रही है, तो हम उसको ऑर्गेनिक कहते हैं या न्यूरोलॉजिकल कह देते हैं। और अगर ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसका कोई कारण नहीं मिलता, तो वो साइकियाट्रिक डोमेन में चला जाता है। लेकिन ये जरूरी है जानना कि ये सब कुछ ब्रेन से ही उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। मरीज को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, मैनिया हो सकता है, और काफी समय ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बॉडी में अलग अलग जगह सिम्टम्स तैयार हो सकते हैं, जिसको सोमेटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो अब जो ये देखना है कि क्या ऐसे सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल बीमारी का संकेत देता है या नहीं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि जिसमें साइकोलॉजिकल, साइकियाट्रिक जो सिम्टम्स हैं ये पहले आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बाद में आते हैं। जैसे आमतौर पे जो डिमेंशिया वाले होते हैं पेशेंट्स, उसमें एक तरह का डिमेंशिया होता है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, पहले भूलने की बीमारी बाद में आती है। तो ये एक संकेत दे सकता है। उसके कुछ चीजें होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये जो बीमारी है इसमें न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। जी। इसी तरह एक और नई बीमारी आई है जिसे हम ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, जिसमें शरीर में एक तत्व बनता है जो कि ब्रेन को डैमेज करता है, और उसमें भी पहले ये बिहेवियर में या मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है, और बाद में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसी तरह और भी सारे डिजीजेस हैं जिसमें मानसिक जो बीमारी है वो न्यूरोलॉजिकल बीमारी के साथ साथ चलती है। जैसे मैंने अभी माइग्रेन की जिक्र किया, ये देखा गया है कि माइग्रेन मरीजों में एंजाइटी, डिप्रेशन जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से करीब 2 से 3
टाइम्स 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। जी जी। सिमिलरली पार्किंसंस डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज में भी साइकेट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं। जी। तो इसी तरह बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मानसिक परिवर्तन या मानसिक बीमारी साथ में जुड़ सकते हैं, या पहले मानसिक बीमारी आ सकती है और बाद में न्यूरोलॉजिकल डिजीज आ सकती है। जी जी जी। हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से कॉल कर रहे हैं, परमेश्वर जी। परमेश्वर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है ना, थोड़ा बहुत कुछ घरेलू प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, और उसके कारण ना कभी चिड़चिड़ाहट सा हो जाता है, और कभी उसके कारण ना हम लोगों के बीच झगड़ा वगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जैसे एक दिन बीतता है झगड़ा वगड़ा होने के बाद, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। हाँ, तो एकदम चुपचाप सी रहती है, किसी से बात नहीं करती है, बहुत कम बात करेगी, जब कोई उससे बात करे तभी बात करेगी। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ उसको कि कुछ उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का, कि वो जो परेशानी इससे मिलता जुलता सवाल पहले आ चुका है। जी परमेश्वर जी, डॉक्टर देबाशीष आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि आमतौर पे हमारा जो डॉक्टर सागर ने बताया है कि तनाव एक नॉर्मल फिनोमेना है, इन द सेंस कि हमारा बॉडी अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के जो जगत है उससे कैसे, ये 5 सेंसेस से हमारे को इंफॉर्मेशन मिलता है और शरीर के अंदर से इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ब्रेन उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से संकेत देता है कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो नॉर्मली ये एनवायरनमेंट जो इनपुट्स आते हैं, इससे एक तनाव का सिचुएशन पैदा होता है, लेकिन आमतौर पे इंसान लोग इसको झेल लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें ये बार बार होने लगता है, लोग इसको अच्छी तरह झेलने में असमर्थ रहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके वजह से उनके रोजमर्रा की जिंदगी में असर पड़ता है, और जब ये हम कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल स्टेट में चला गया, मतलब ये अब बीमारी के रूप में आ गया है, तो ये आपको देखना है कि आपकी वाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर बार बार हो रहे हैं, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में वो असर डाल रहे हैं, तो जरूर आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी, अब हमारे बताया कि जस्ट ये ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आम भाषा में हम लोग कॉमनली ना डिप्रेस्ड जैसे वर्ड परमेश्वर जी ने यूज किया। देखिए क्लिनिकली इसको समझने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा सिम्टम्स हो, उदासी, उसके अलावा अकेला नहीं, उसके अलावा और भी सिम्टम्स हो, तब जाके उसका डायग्नोसिस बनता है। नॉर्मली इस तरह का चिड़चिड़ापन हुआ, ठीक हो गया, हुआ, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि आप उसको ऐसे डिप्रेस्ड कम आप कह रहे हैं, मगर हो सकता है उसको डिप्रेशन ना हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। तो अक्सर हम लूजली इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए डायग्नोसिस बना लिए एक पूरा एक क्राइटेरिया, एक मेथड है, तब उसका डायग्नोसिस बनता है। चलिए, हमारे पास समय बहुत कम रह गया, इसलिए अब आपसे संदेश लेना चाहेंगे आप दोनों लोगों से। दरअसल ये समझना चाहेंगे आपके संदेश के माध्यम से कि इलाज किस तरह से किया जाए, अगर ये पता चल जाए डॉक्टर सागर कि कोई मानसिक बीमारी है या हम किसी मानसिक अवसाद की तरफ, स्ट्रेस की तरफ इस तरह से बढ़ रहे हैं कि इलाज की जरूरत हो, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए, कैसे समझें इसको? देखिए, सबसे पहला मैसेज ये देना चाहेंगे कि ये भ्रम है कि लोग समझते हैं कि मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं है। जरूर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत इसका पूरा पूर्णतः इसका इलाज है। आपको सिर्फ अपना हाथ खड़ा करना है, आपको मिलना है, डिस्कस करना है, बातचीत करनी है। आपके आसपास इसमें हेल्प मौजूद है। अगर आपको साइकियाट्रिस्ट नहीं है, आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, और अगर पूरा उसको उसका फॉलोअप कीजिए और डॉक्टर से मिलिए। अक्सर क्या होता है, बीमारी होती है, दवा शुरू की, बंद कर दी, और इसके दवा बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छा मेथड है, थेरेपी है, हर प्रकार की थेरेपी होती है, तो परेशान ना हो। और अगर कोई भी समस्या है, चूंकि स्टिग्मा की वजह से हम लोग इससे आगे नहीं आते हैं, हमें इसको बैरियर को तोड़ना होगा। और संदेश जो मेरा, जो जैसा आपने कहा, संदेश ये है कि समाज के लिए संदेश है कि जो व्यक्ति को समस्या है तो उसका मजाक ना बनाएं, उसको परेशान ना करें, उसका सहयोग दें, उसको साथ दें, क्योंकि ये मैसेज हम उनको देना चाहेंगे, क्योंकि जितना आप सहयोग देंगे वो व्यक्ति जो है उतना बेहतर हो सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है। समय हमारे पास समाप्त हो गया है। डॉक्टर देबाशीष, एक सेंटेंस में चाहेंगे? एक सेंटेंस में यही कहूंगा कि फिजिकल बीमारी के साथ साथ मेंटल इलनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ख्याल रखिए। इसका निदान यह है कि संतुलित जीवन बिताइए, और इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए आपको योगा इत्यादि जीवन शैली को में अपनाना पड़ेगा। और अगर
बीमारी बढ़े तो जरूर सलाह ले, हिचकिचाइए मत। जी बिल्कुल। तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उनको अनदेखा ना करें। अगर मन में कोई बात है तो ज़रूर लोगों से बात करें और अगर स्थितियां और प्रतिकूल होती हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपना मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रखें। टोटल हेल्थ में आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।